अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। पाकिस्तान के हवाले से दो चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहली तो ये है कि टू नेशन थ्योरी जिसकी बेस पे पाकिस्तान बना था और 1947 14 अगस्त को बनते ही पाकिस्तान वो टू नेशन थ्योरी ख़त्म हो गई। वो जो प्रोपेगेंडा किया गया था कि भारत मतलब ब्रिटिश इंडिया में मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें और एक साथ नहीं रह सकती, वो बाद में जिन्ना ने भी अपनी असेंबली में ऐलान कर दिया कि आज से आप पाकिस्तानी हैं, चाहे आप हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं कि मुसलमान हैं, और ये आपका देश है और इसमें आपको बराबर हक हैं, ये वो। और भारत में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने ये ऐलान कर दिया कि ये आपका देश है, चाहे आप मुसलमान हैं कि हिंदू हैं, और एक मुसलमान को एजुकेशन मिनिस्टर भी बनाया गया और फ्लरिश किया उधर मुसलमान ने। तो वो टू नेशन थ्योरी वहाँ पे ख़त्म हो गई। लेकिन उस टू नेशन थ्योरी के बेस पे आज भी पाकिस्तान तबाह व बर्बाद है। पाकिस्तान में अब टू नेशन थ्योरी मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री पे आ गई है, पंजाबी एंड नॉन पंजाबी पे आ गई है। और पाकिस्तान में पंजाबी आर्मी और उसकी जो टीम है, जो उसके साथ मिल गया, चाहे वो सिंधी है, मुहाजिर है, पख्तून है, कश्मीरी है, बलोच है, जो इनके साथ मिल गया, जो इनके जूते चाटने लगा, वो उनकी टीम का हिस्सा बन गया। तो ये एक नेशन हो गई। और एक नेशन आम आदमी है जो या तो भूख से मर रहा है या आर्मी के उठाए जाने पे मर रहा है, जिनके ना पॉलिटिकल राइट्स हैं, ना इकोनॉमिक राइट्स हैं, ना रिलीजियस राइट्स हैं, आपस में सब लड़ मर रहे हैं। तो टू नेशन थ्योरी के हवाले से परवेज हुद भाई ने और पाकिस्तान की तबाही के हवाले से कुछ चीज़ें कही हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सुनिए, इसके बाद में सेकंड पार्ट पे आता हूँ। हमारे पास नहीं, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की। तो आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मेरा ख्याल है कि हम मौजू से हट गए हैं। मेरा ख्याल है दिस वाज अबाउट रीथिंकिंग पाकिस्तान। हाँ, तो रीथिंक करिए हमारे लिए प्लीज। तो रीथिंक करने के लिए दो कौमी नजरिया छोड़ना होगा। कैसे रीथिंक यूं करना है कि पाकिस्तान तमाम पाकिस्तान के शहरियों के लिए है और उसमें हम कोई तमीज नहीं करेंगे कि कोई सुन्नी है, कोई शिया है, कोई हिंदू है, कोई अहमदी है, कोई ईसाई है। सबके लिए एक होना चाहिए। अब मैं इस बात पर आता हूं कि आखिर हम यहां पर क्यों रह गए हैं और बांग्लादेश इतना आगे क्यों निकल गया। वो जो हमारा पुअर कजन होता था, आज वो कहां और हम कहां। कुछ बातें मेरी समझ में आती हैं। एक तो ये कि उनके गले पे कोई फौज सवार नहीं है। हाँ, हिंदुस्तान के साथ उनकी खिटपिट तो रहती है, वो पानी, दरिया के पानी के ऊपर, लेकिन उन्होंने उसका कोई हवा नहीं बनाया हुआ है, उसको कोई भूत नहीं बनाया हुआ है। वो कहते हैं कि ठीक है, हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं, लेकिन हम हिंदुस्तान जो हमसे इतना बड़ा है उससे लड़ने की बजाय हम अपने लोगों के हालात बेहतर करेंगे। एक बात तो ये। फिर गो कि वो मुसलमान हैं और शायद हमसे अच्छे मुसलमान हैं क्योंकि एक दूसरे का गला नहीं काटते। वो ये कहते हैं कि हम मियाना रवि में मानते हैं। हम ऐसा नहीं करें कि हम अपनी बच्चियों को बुर्का पहनाएं। हम औरतों को वहां वो आजादियां देंगे जो कि औरत की होनी चाहिए। लिहाजा आप ये देखते हैं कि बांग्लादेश में लड़कियां जो हैं वो साइकिलें चलाती हैं, वो काम करती हैं मर्दों के साथ शाना बशाना। अच्छा, उनके सिक्के देखें, लुक एट देयर कॉइन्स। हमारे सिक्कों के ऊपर बादशाही मस्जिद बनी है, उनके सिक्कों के ऊपर लड़का लड़की साथ एक किताब पढ़ रहे हैं। सच अ ह्यूज डिफरेंस। वो अपनी दौलत असलाह खरीदने पे नहीं लगाते,
وہ اپنی دولت لگاتے ہیں اپنے لوگوں کے حالات بہتر کرنے پر, ان کو تعلیم دلوانے پر. نتیجہ یہ کہ آج بنگلہ دیش ایشین ٹائیگر بنتا جا رہا ہے اور ہم آئی ایم ایف کے سامنے جھولی پھیلائے جا رہے ہیں. دیٹ از دا ڈفرنس. تو دیکھیے, اگر تو پاکستان کو 70 سال ہو گئے, ہم نے ہر چیز یہاں ٹرائی کر لی. بھٹو آیا, یہ میں 71 کے بعد کی بات کر رہا ہوں. بھٹو نے کہا کہ اب ٹھیک ہے 2 قومی نظریہ تو اپنی جگہ سے ہل گیا, لیکن اب ہم اپنا باقی وقت انتقام پر لگائیں گے, ہم ہندوستان کو مات دیں گے, ہم ایٹم بم بنائیں گے. ایٹم بم بنا بھی لیا, کیا فائدہ ہوا؟ آج جب نریندر مودی کشمیر کے اوپر قبضہ کر رہا ہے, کر چکا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 370 از فنشڈ, آرٹیکل 35 از فنشڈ, ہم یہاں رونا تو روتے ہیں لیکن بے بس ہیں. اگر وہ ایٹم بم ایسا ہوتا کہ ہم واقعی ان کو آنکھیں دکھا سکتے تو آج نریندر مودی وہ نہ کرتا. لیکن ایٹم بم کوئی ہمیں بڑا ملک نہیں بنا سکا, یہاں استحکام نہیں پیدا کر سکا. استحکام اور دولت یہ کہاں سے آتی ہیں؟ یہ جب آپ اپنے لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں, جب یہاں پر صحت مند سیاست ہوتی ہے, جب آپ کی توجہ اپنے لوگوں کی بھلائی کے اوپر مرکوز ہوتی ہے, جب آپ اپنے فوجیوں کو اوپر کی پرستش نہیں کرتے اور فوجیوں کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ آپ کے اوپر حکمرانی کریں, تب وہ ملک آگے بڑھ سکتا. اور آخری بات میں یہ کہوں گا, میں نے کہا کہ 2 قومی نظریہ یہاں نہیں چلا, فیل ہو گیا. وہ تو 71 میں بالکل برباد ہو گیا نا. آخر نو بڈی بلیوز ان دیٹ ریئلی. کسی کے دل کی, اگر آپ ایک کمرے میں ہوں اور خوف نہ ہو تو جو آپ کے سامنے ہے وہ یہ مانے کہ ہاں 2 قومی نظریہ, اب اس کی ضرورت نہیں. تو آپ کا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ پھر ہمیں کس نظریے کی ضرورت ہے, اس کا متبادل کیا ہونا چاہیے؟ اگر 2 قومی نظریہ نہیں تو واٹ انسٹیڈ؟ میرا جواب ہے آپ کو کسی نظریے کی ضرورت نہیں. آپ دیکھ لیجئے, ہالینڈ کا کوئی نظریہ ہے؟ مجھے تو نہیں پتا. جاپان کا کوئی ہے؟ نو. سویڈن, ناروے, ڈینمارک, آل دا اسکینڈینیوین کنٹریز؟ نو. آپ ساؤتھ امریکہ میں دیکھ لیجئے, وہاں بھی خوشحال ملک ہیں, ارجنٹینا ہے, ان کا کیا نظریہ ہے؟ آپ کو کسی ڈوگما, کسی نظریے کی ضرورت نہیں, ماں سوائے ایک کہ ایک نیشن سٹیٹ, ایک قومی ریاست کو اپنے ملک کے لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنی ساری توجہ مرکوز کرنی چاہیے. دیٹس آل دا نظریہ, دیٹس آل دی آئیڈیالوجی یو نیڈ. تھینک یو. تھینک یو پروفیسر زبوئی. ہم نے پلان کیا تھا کہ ہمارے پاس 20 منٹ ہوں گے سوال. عزیز دوستوں, پاکستان کا اکانومک میلٹ ڈاؤن بہت تیزی سے جا رہا ہے. پاکستان بہت تیزی سے ڈیفالٹر کی طرف جا رہا ہے, اور وہ عمران خان جو کہ کہتا تھا کہ میں آئی ایم ایف سے قرضے نہیں لوں گا, اس قرضے لینے کا وقت آیا تو میں خودکشی کر لوں گا, اور عزت دار اور غیور قومیں جو ہوتی ہیں وہ قرضہ نہیں لیتی, اور وغیرہ وغیرہ جو بھارشن وہ دیتا تھا, اس کے ایگزیکٹ اپوزٹ اس نے کام کرنا شروع کر دیا. اور ہر چیز میں, صرف اسی بات پہ نہیں, عمران خان نے تو ہر چیز میں جو بیان اپوزیشن میں بیٹھ کے دیے تھے اس کے اگینسٹ میں کام کر رہا ہے. اس نے کہا تھا میں ربر اسٹیمپ پرائم منسٹر نہیں بنوں گا, اس سے بڑا ربر اسٹیمپ پرائم منسٹر ہسٹری میں نہیں آیا. ساری چیزیں آرمی ڈیسائیڈ کر رہی ہے, یہ بیٹھ کے انڈے, کٹے, مرغیاں اور یہ چیزیں کر رہا ہے. عزیز دوستوں, پاکستان کی اکانومی کا حال یہ ہے کہ عمران خان کی 3 سال کی سرکار میں جتنا قرضہ لیا گیا ہے اتنا نواز شریف اور زرداری کے 10 سال میں نہیں لیا گیا. پاکستان اکانومی تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے. پاکستان بہت جلد ڈیفالٹر ہو جائے گا, نیلامی ہوگی اس کی, اس کے سارے اسٹریٹجک ایسیٹس
गिरवी रखे हुए हैं। अब जो मैं वीडियो पेश कर रहा हूं, हमारे एक स्कॉलर हैं पाकिस्तान के, उनसे ज़रा सुनिए कि वजह क्या है कि पाकिस्तान इकोनॉमी तेज़ी से बर्बाद हो रही है। इमरान खान के पास, ना उसकी टीम के पास, ना आर्मी के पास कोई विजन है टू करेक्ट इकोनॉमिक डिफॉल्ट। 5 से 6 बार फाइनेंस मिनिस्टर बदले गए हैं, फाइनेंस टीमें बदली गई हैं, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू का चेयरमैन बार बार बदल रहा है, स्टेट बैंक के गवर्नर बदल के अब IMF के कंट्रोल में दे दी है। ये सारी चीज़ें हैं। इमरान खान के पास कोई टीम नहीं, कोई विजन नहीं टू करेक्ट पाकिस्तान। और अब जिस तबाही और बर्बादी में पाकिस्तान की इकोनॉमी धंस चुकी है, बचत की कोई राह नज़र नहीं आती। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। 2003 तक हर $100 के एक्सपोर्ट पे हम $125 तकरीबन इंपोर्ट करते थे, यानी 25% खसारा था। कुछ रेमिटेंसेस थे, कुछ कैपिटल इनकम थी, कुछ थोड़े बहुत कर्जे ले लेते थे, काम चलता रहता था। अब हर $100 के एक्सपोर्ट पे $230 का इंपोर्ट है। जो 25% का खसारा था वो 125-130% खसारा हो गया। ये ना तो रेमिटेंस कवर कर सकता है, ना कोई और कैपिटल इन्फ्लोस कवर कर सकता है। हमने मजबूरन कर्जे लेने हैं। यहाँ करीब में ही मेरे घर के पास एक सुपर मार्केट है, वहाँ एक सेक्शन अलग है कुत्तों और बिल्ली के खाने का, उसमें कुत्तों और बिल्ली का शैम्पू भी है, यानी ये भी हम इंपोर्ट करते हैं। 1/3 बच्चे पाकिस्तान में मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, और यहाँ कुत्तों और बिल्ली के खाने इंपोर्ट होते हैं कर्जों के डॉलर से। तो पहला मेरा मुतालबा ये है कि जो गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स है उस पर बैन लगा दें। उस पर टैक्स ड्यूटी बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, बैन लगा दें, बिल्कुल बंद करें। आ ही नहीं सकता, खाने पीने की कोई चीज़ नहीं आ सकती। सेब हमें न्यूजीलैंड से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, चॉकलेट हमें स्विट्ज़रलैंड से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर के 5% लोग शायद इसे ख़रीदते होंगे, 95% लोग जो है वो तो रोज़ का 3 दफ़ा का खाना भी नहीं खा सकते। दूसरा ये है कि 17% GST पे इंडस्ट्री काम नहीं कर सकती, इसको नीचे ले आए 5% पे, ताकि कारखाने काम करें, कारखाने लगे, नौकरियां भी मिलेगी और एक्सपोर्ट के लिए सरप्लस भी हम जनरेट करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये दोनों चीज़ों से रेवेन्यू कम हो जाएगा, तो उसको कैसे पूरा करना है? वो हमें अखराजात कम करने पड़ेंगे, गैर तरक्याती अखराजात। ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात कर रहे हो? ये ऑस्टेरिटी मेजर में भैंस बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे पास 42 डिविजन्स हैं मिनिस्ट्रीज के इस्लामाबाद में। उसमें एक है डिवीज़न फॉर नेशनल हार्मनी, एक है नेशनल रेगुलेशन, एक है नेशनल हेरिटेज। मतलब मुझे कोई बता दें कि इसकी क्या ज़रूरत है और ये क्या काम करती है। पोस्ट ऑफिस जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का हिस्सा होता था, वो अलग मिनिस्ट्री बना दिया आपने। पोस्ट ऑफिस के पहले एक डायरेक्टर जनरल और एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल होते थे, अब एक डायरेक्टर जनरल और 9 एडिशनल डायरेक्टर जनरल है। मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मैंने 20 साल में कोई लेटर पोस्ट किया हो, और आपने भी नहीं किया होगा। तो मैं जब गैर तरक्याती अखराजात कम करने की बात करता हूँ तो मैं डिफेंस एक्सपेंडिचर की भी बात करता हूँ। ये अब हमें इसको खोलना पड़ेगा। और डिफेंस में 2 किस्म के एक्सपेंडिचर, एक कॉम्बैट एक्सपेंडिचर कह लें, एक नॉन कॉम्बैट कह लें। कॉम्बैट एक्सपेंडिचर पे हम बात नहीं करते क्योंकि मेरी महारत नहीं है, लेकिन हमें नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा डिफेंस का एक्सपेंडिचर है जिसका जंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप अगर लाहौर से पेशावर जाएं, GT रोड के ऊपर हर 40 किलोमीटर पे एक कंटोनमेंट है। ये कंटोनमेंट अंग्रेज़ों ने बनाए थे जब अफ़गानिस्तान का जंग, 3 जंग हुई अफ़गानिस्तान की, और रशिया जिसमें ज़ार था, बादशाहत थी, उससे वहाँ से ख़तरा था कि वो हमला करेगा। अब तो मॉस्को तक हमारे दोस्ताना ताल्लुकात है, ये बंद करें ना सारे, क्यों रखे हुए हैं? इसी तरह कोस्ट गार्ड है, किसी तारीख़ी वजह से कोस्ट गार्ड आर्मी के अंडर है, तो नेवी ने शोर मचाया कि समंदर तो हमारा किला है, हमें हैंड ओवर करें। तो बजाय इसके कि कोस्ट गार्ड नेवी को दें, उन्होंने एक और इदारा बना दिया मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के नाम से।
اب 2 ادارے ایک ہی کام کر رہے ہیں. تو بہت زیادہ گنجائش ہے نان کامبیٹ ڈیفنس ایکسپینڈیچر میں کمی کرنے کی. اچھا میں کیوں اس پہ زور دے رہا ہوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا گھر کا خرچہ ہے کچھ اور آمدنی کم ہے، اور آمدنی بڑھنے کی کوئی اگر امید نہیں ہے تو میں خرچہ ہی کم کروں گا نا. ہمارے ہاں خرچہ کبھی کم کرنے کی بات نہیں ہوتی. جب بجٹ میں کٹ لگتا ہے، ڈیولپمنٹ بجٹ پہ کم لگتا ہے، بجلی گھر نہیں بنتے ہیں، سڑک نہیں بنتی ہے، اسکول نہیں بنتے، ڈسپینسری نہیں بنتا ہے. لیکن یہ جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے سول اینڈ ملٹری، اس میں کبھی کمی نہیں ہوتی، یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ڈیفنس ایکسپینڈیچر اور نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر اس لیے کم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ جو خسارہ ہے اس کی وجہ سے معیشت بیٹھ رہی ہے، بلکہ بیٹھ چکی ہے. اس وقت ہم وینٹیلیٹر پہ ہے. جس دن ہمیں قرضے ملنے بند ہو جائے گی یہ معیشت بینکرپٹ ہو جائے گی، ہم گزارا نہیں کر سکتے. جنگ جو ہے وہ قومی نغمے گا کے نہیں جیتی جا سکتی. جنگ کے لیے آپ کو ٹینکس چاہیے، وار شپس چاہیے، آرمرڈ کارز چاہیے، فائٹر پلینز چاہیے. یہ سب پیٹرول پہ چلتے ہیں. پیٹرول ڈالر سے آتا ہے، ڈالر ایکسپورٹ سے آتا ہے. ایکسپورٹ کارخانے کریٹ کریں گے. جہاں کارخانے بند ہو جائیں گے تو ڈالر نہیں آئیں گے. ڈالر نہیں آئیں گے تو ہم پیٹرول امپورٹ نہیں کر سکتے. ہماری ٹینکس اور ہوائی جہاز اور فائٹر پلینز اور یہ ساری چیزیں اپنے سائلوز میں رہ جائے گی، ہم جنگ نہیں لڑ پائیں گے. تو جنگ لڑنے کے لیے ضروری ہے کہ معیشت مضبوط ہو.